हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आर के चौहान और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हमारा राजस्थान, जिसमें हम 8 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9वां चैप्टर, जिसका नाम है राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। राजस्थान में आधारभूत सेवाओं के अंतर्गत हम 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान में शिक्षा के बारे में, फिर हम चर्चा करेंगे स्वास्थ्य के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान में संचार के बारे में, और फिर लास्ट में पढ़ेंगे हम त्रिवेण के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र की हमने बता चुका था पहले में। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखो, एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा होता है व्यापार वाणिज्य क्षेत्र, व्यापार वाणिज्य। और तीसरा क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र, है ना। तो प्राथमिक के अंदर क्या आता है? कृषि करना, खनन करना, पशुपालन करना और वनो उत्पाद। ये क्या है? मछली पालन। ये किस में आता है? ये प्राकृतिक क्षेत्र में आता है। व्यापार वाणिज्य के अंदर व्यापार करना, उद्योग धंधे करना। और सेवा क्षेत्र में क्या आता है? सेवा क्षेत्र में आता है कि प्राथमिक क्षेत्र और व्यापार वाणिज्य के बीच में जो सेतु का कार्य करता है, जैसे परिवहन हो गया, बैंक सेवा हो गई, डाक सेवा हो गई, डाक सेवा हो गई। ये सब क्या है? ये तृतीय क्षेत्र के अंदर आता है, सेवा क्षेत्र में आता है। जैसे कि संचार, ये सब किस में आता है? तृतीय क्षेत्र के अंदर आता है, सेवा क्षेत्र में आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सेवाओं के बारे में। यानी कि अर्थव्यवस्था का जो तीसरा क्षेत्र है सेवा, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसमें एक एक को लेकर के हम पढ़ेंगे। पहले हम शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्वास्थ्य के बारे में, और फिर संचार के बारे में, और लास्ट में हम परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए एक एक को हम पढ़ते हैं। जैसा कि शिक्षा, शिक्षा व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। शिक्षा से व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास होता है, उसका चारित्रिक विकास होता है। आज शिक्षा के लिए राजस्थान सरकार और भारत सरकार कई प्रयास कर रही है, शिक्षा को बढ़ावा देने के कई प्रयास कर रही है। तो राजस्थानी स्कूल के राजस्थानी स्कूली जो व्यवस्था है उसके अंदर आपको पता हो तो पहली से 5वीं तक का विद्यालय अलग है, और पहली से 8वीं तक का विद्यालय अलग होता है, 12वीं तक का विद्यालय अलग होता है। और स्कूल के बाद में कॉलेज, विश्वविद्यालय होते हैं और कॉलेज होते हैं, है ना। जैसे पहली से जो 5वीं तक स्कूल होती है उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय। और पहली से 8वीं तक जो स्कूल होती है उसको क्या बोलते हैं? उच्च प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय। और पहली से जो 12वीं तक होती है, 10वीं तक होती है, उसको क्या बोलते हैं? माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय। ऐसे पहली से 12वीं तक होती है उसको क्या बोलते हैं? उच्च माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय। और स्कूलों के बाद में कॉलेज होती हैं, कॉलेज को क्या बोलते हैं? महाविद्यालय। और महाविद्यालय से जो बड़े होते हैं उसको बोलते हैं विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, है ना, विश्वविद्यालय। आज राजस्थान के अंदर कई महाविद्यालय हैं और कई विश्वविद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, ये शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ऐसे ही संचार के लिए और एक तकनीकी विश्वविद्यालय भी होता है जो कि संचार को बढ़ावा देता है, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देता है, तकनीकी विश्वविद्यालय। ऐसे चिकित्सा विश्वविद्यालय भी होता है। तो अब शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे
कि शिक्षा का अधिकार, जैसे आप सबको पता हो कि आज कोई भी बच्चा है जो शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रहा है। देखो, आपने अगर कभी सुना हो आरटीई अधिनियम, आरटीई अधिनियम ये आया था 2009 में। क्या होता है कि प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए सरकार ने एक अधिनियम लाया था, जिसको बोलते हैं निःशुल्क अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार बोलते हैं। आरटीई अधिनियम, राइट टू एजुकेशन, ये अधिनियम आया था, अधिकार ये 2009 में आया था। ठीक है, अब देखो इस आरटीई अधिनियम है, इसको संसद ने पारित किया, संसद ने पारित किया। कब किया पारित, तो आपको हो सके तो डेट याद रखनी है। ये थी मेरे भाई 4 अगस्त। कब थी? 4 अगस्त 2009 को संसद ने ये अधिनियम पारित कर दिया कि 6 से लेकर के 14 वर्ष का जो भी बच्चा है उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। और इसी आरटी अधिनियम को लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल 2010 से ये अधिनियम लागू हो गया था। यानी कि अब 1 अप्रैल 2010 के बाद जो भी बच्चा है उसको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और उसकी एज के अकॉर्डिंग उसको शिक्षा दी जाएगी। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं राजस्थान में साक्षरता की बात करते हैं। साक्षरता, साक्षरता, साक्षरता का अर्थ क्या होता है? पढ़े लिखे लोगों से संबंधित, यानी कि हम कह सकते 7 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों की संख्या, हम ये कहेंगे। साक्षरता क्या होती है कि 7 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों उम्र के व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 100 में से कितनी है एवरेज, तो उनको क्या बोलते हैं? साक्षरता, पढ़े लिखे। मतलब 7 वर्ष से अधिक उम्र के लोग कितने हैं जो पढ़ना लिखना उनको आता है, वो क्या कहलाती है? साक्षरता। तो राजस्थान में हम साक्षरता की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? हमारी साक्षरता दर है, साक्षरता दर है हमारी 66.11%। यानी कि 100 में से 66 लोग राजस्थान में पढ़े लिखे हैं। अगर बात करते हैं इनमें पुरुष की, कि पुरुष की साक्षरता दर कितनी है, तो पुरुष की साक्षरता दर है 79.19%, 79.19%। और महिलाओं की बात करें कि महिला साक्षरता दर कितनी है, महिला साक्षरता दर कितनी है, तो 52.12%। अभी जो ये क्या बोलते हैं, 8 तारीख को जो मेरा पेपर हुआ था ना असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया कि राजस्थान के अंदर महिला और पुरुषों में साक्षरता दर में कितना अंतर है। तो कितना अंतर है देख लो, 7 में से 2 गया तो सॉरी 9 में से 2 गया तो 7, 0 1 में से 1 गया तो 0, और 9 में से 2 गया तो 7, और 7 में से 5 गया तो 2, लगभग 27.07% क्या है, इन दोनों में अंतर है। यह क्वेश्चन आया था और मैंने इसको राइट किया था क्योंकि यह आंकड़ा मुझे ऑलरेडी पहले से याद था। तो आपको भी याद रखना, आपके भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो राजस्थान में साक्षरता दर कितनी है? 66.11%। और पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 79.19। और महिला साक्षरता दर कितनी है? 52.12%। अब राजस्थान के अंदर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने कुछ पुरस्कार दिया गया, कुछ प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। जैसे आपको पता हो तो आप लोगों को छात्रवृत्ति दी जाती है, जो गरीब परिवारों से जो लोग हैं उनको पढ़ाई के रूप में क्या साक्षरता दी जाती है, पुरस्कार दिया जाता है।
जैसे अगर हम एक दो पुरस्कार की बात करें तो आपने कभी सुना होगा इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, है ना। एक मिनट। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, देखो क्या होता है इंदिरा प्रिय इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। इसमें क्या होता है कि देखो इसमें कक्षा 10 और कक्षा 12 की जो लड़कियां हैं, कक्षा 10 और 12 की जो लड़कियां हैं वो जिला स्तर पर, इस पर जिला स्तर पर, जिला स्तर पर जो फर्स्ट आती हैं, हर जिले के अंदर जो लड़की फर्स्ट आती हैं उनको इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार दिया जाता है। जैसे कि 10वीं में कोई लड़की फर्स्ट आई जिला स्तर पर तो उसको 75,000 रुपए की राशि दी जाती है ना। और 12वीं के अंदर जैसे कोई लड़की जिला स्तर पर फर्स्ट आई है तो उसको दिया जाता है 1,00,000 रुपया। कितना दिया जाता है? 1,00,000 रुपया। ऐसे एक आपने और सुना होगा गार्गी पुरस्कार, गार्गी पुरस्कार। गार्गी पुरस्कार क्या है? देखिए गार्गी पुरस्कार में भी यही होता है, लड़कियों की शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। इनमें 10वीं की लड़की या 12वीं की लड़की जो 75% से ज्यादा अंक लाती हैं, 75% से ज्यादा अंक लाती हैं तो उसको 5,000 का पुरस्कार दिया जाता है। पहली किस्त में उसको कितना देते हैं? 5,000 देते हैं। फिर बाद में उसको 3,000 की राशि दी जाती है। 3,000। जैसे कि कोई लड़की 10वीं में 75% से अधिक राशि लेकर के आई तो उसको पहले तो हम देंगे 5,000 और उसके बाद में उसको 2 किस्तों में, यानी 11वीं में उसको कितना मिलता है? 3,000 मिलता है। 12वीं में कितना मिलता है? 3,000 मिलता है। और जैसे अगर 12वीं में उसने 75% लेकर के आई तो उसको 5,000 की राशि दी जाएगी एक बार। और फिर जब वो कॉलेज करेगी तो उसको 3,000 की राशि दी जाएगी। 3,000 है, 3,000 की उसको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए 3,000 की राशि उसको दी जाएगी। तो ये तो हो गया पुरस्कार। अब एक बात को ध्यान में रखना कि गार्गी पुरस्कार कब दिया जाता है, तो आपको याद रखना है ये बसंत पंचमी के दिन दिया जाता है। पंचमी के दिन ये पुरस्कार बालिकाओं को दिया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, शिक्षा का हमारा टॉपिक हो गया। अब बात करेंगे हम स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के बारे में जैसे आपने कभी सुना हो तो साइकोलॉजी में हम अक्सर पढ़ते हैं अरस्तु और प्लेटो के बारे में। अरस्तु और प्लेटो का एक स्टेटमेंट है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। हाँ, देखो ये अपना टॉपिक हो गया। अब बात करेंगे अपन लोग स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य में क्या, देखो आपको एक स्टेटमेंट याद रखना आपका अरस्तु का, है ना। देखो अरस्तु ने क्या कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। मतलब जब शरीर अच्छा होगा तभी ही उस आदमी का क्या दिमाग अच्छे से काम करेगा। अगर कोई आदमी बीमार है, क्या वो शारीरिक रूप से पीड़ित है, क्या उसका दिमाग चलेगा? उसका मानसिक विकास नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका मन कहीं भी नहीं लगेगा। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, यह अरस्तु ने कहा था। तो राजस्थान में नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं, उनको स्वस्थ रखने की कोशिश स्वच्छता के लिए सरकार ने काफी सहयोग किया है और कई योजनाएं चला रही है।
अब कौन कौन सी योजना चला रही है, हम एक दो की यहाँ पर अपन जिक्र कर लेते हैं। जैसे कि कभी आप आपके गांव के आसपास कहीं सरकारी हॉस्पिटल में गए होंगे और वहां पर आपने निःशुल्क इलाज भी करवाया होगा, है ना। जैसे अपने गांव की बात करें, अपने गांव डूंगरखेड़ा के अंदर देखो, जहाँ पंचायत है, लगभग ये हर पंचायत लेवल पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पर 1000 की आबादी जनसंख्या रहती है, जहाँ पर 1000 की जनसंख्या निवास करती है, वहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है। उप स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है, मतलब नागरिकों को चिकित्सा की सुविधा देने के लिए सरकार की तरफ से जहाँ 1000 की जनसंख्या निवास करती है, वहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है। और जहाँ लगभग 30,000 की जनसंख्या निवास करती है, वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अपना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ है, आपको पता है अपने गांव का? हमारा जो एरिया है, हमारा एरिया का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पर है, पता है? देखो, उप स्वास्थ्य केंद्र अपना कहाँ है, अपने गांव डूंगरखेड़ा के अंदर है। मतलब ये हर पंचायत लेवल पे आपको मिल जाएगा। अपनी पंचायत का नाम डूंगरखेड़ा है, तो अपने पंचायत के अंदर 1000 लोग तो रह रही है, तो यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है। और 30,000 की जनसंख्या पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया। अपना जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो है अपना बार सेकावास। तो अपना ध्यान रखना, अपना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पर है, बार सेकावास के अंदर, ठीक है। अब जहाँ 1 लाख की जनसंख्या निवास करती है, उस एरिया में 1 लाख की जनसंख्या जिस एरिया को कवर करती है, वहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया। अब आपको पता है कि अपना स्वास्थ्य, हमारा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पर है, हम कहाँ जाते हैं, अपने जवाजा के अंदर। कहाँ पर है, जवाजा के अंदर हम जिस हॉस्पिटल में जाते हैं, उस हॉस्पिटल का नाम है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जवाजा, जो कि 1 लाख की जनसंख्या के ऊपर बनाया गया है। आज तो 1 लाख से भी ज्यादा हो गई है, लेकिन ये जब इसकी स्थापना करी गई थी तब लगभग 1 लाख की जनसंख्या थी, इसी कारण वहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया था। और अपन जहाँ यहाँ हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि सरकार की तरफ से कुछ ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिनके तहत हमारे को फ्री में इलाज किया जाता है। जैसे उनकी योजनाओं की अगर मैं बात करता हूँ तो चलो लिख लेता हूँ, है ना। प्रमुख स्वास्थ्य योजना, अपन ज्यादा नहीं 2-3 की ही चर्चा करेंगे, ठीक है। अब उनमें सबसे पहले अपन बात करते हैं नंबर 1। आपने कभी सुना होगा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना। यानी कि आप हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको जो फ्री में जो दवाई दी जाएगी उसके कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना, ये योजना कब चली, देख ये योजना कब चली, इसकी मैं डेट बताता हूँ जो तू जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। कैसे, जैसे आपका जन्म कब हुआ, 6 अक्टूबर 2011 को। तेरा जो जन्म हुआ उसके ठीक 4 दिन पहले ये योजना लागू की गई। तो इस योजना को कभी मत भूलना, ठीक है। तेरे जन्म के 4 दिन पहले यानी कि 2 अक्टूबर 2011 को ये योजना लागू की गई थी। अब लागू करने वाला कौन था 2011 में? मुख्यमंत्री कौन थे उस टाइम में? हमारे मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, श्रीमान अशोक गहलोत, ठीक है। ये आपको याद रहेगी, है ना। उसके बाद एक और योजना की बात कर लेते हैं।
एक होती है राजश्री योजना, राजश्री योजना। अब ये क्या होती है भाई राजश्री योजना? देखो ये योजना 1 जून 2016 को 1 जून 2016 को ये योजना लागू हुई थी। क्या होता है राजश्री योजना के बारे में कि 1 जून 2016 के बाद में जिस भी लड़की का जन्म हो रहा है उस लड़की को गवर्नमेंट है जो 50,000 की राशि देगी, है ना। यानी कि हम लिख सकते हैं प्रत्येक बालिका के जन्म पर प्रत्येक बालिका को 50,000 की राशि दी जाएगी। अब ये कब कब दी? एक साथ दी नहीं जाएगी, एक साथ में तो ये दी देंगे नहीं, ये किस्तों में देंगे, है ना। ठीक है, अब कैसे देंगे? देखो उसके जन्म पर देंगे, जब वो 5 साल की होगी तब देंगे, और वो जब पहली क्लास में एडमिशन लेगी तब देंगे, और 10वीं पास करेगी तब देंगे, और एक वो 12वीं पास कर जाएगी तब उसको 50,000 की राशि देते। ठीक है, हाँ। तो मुझे इससे याद तो नहीं है, लगभग ऐसी कुछ है, 2500 रुपये है, और यहाँ पर भी चलो छोड़ दो, यहाँ भी लगभग 2500 है, कितनी है फिक्स याद नहीं है, लेकिन इतना मेरे को पता है कि इनको जन्म पर और एडमिशन लेने पर और 10वीं और 12वीं ऐसे 4-5 किस्तों में दी जाती है। ठीक है, ऐसी एक योजना और आती है जिसको आपने सुना हो तो आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना, है ना। तीसरी योजना का नाम लिखते हैं, देखो हाँ ये और लिखना था कि ये योजना किसने लागू करी की थी। ये योजना अपने लागू करने वाली जो मुख्यमंत्री थी उसका नाम था वसुंधरा राजे सिंधिया, है ना। वसुंधरा राजे वसुंधरा राजे सिंधिया ने इस योजना को लागू किया गया था। एक आती है आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना। अब ये क्या होती है आयुष्मान भारत योजना? देखो ये योजना 23 सितंबर 2018 को लागू की गई, 23 सितंबर 2018 को लागू की गई थी। देखो ये भारत सरकार की योजना है, तो 2018 में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ, तो पीएम श्रीमान नरेंद्र मोदी ने इस योजना को लागू किया गया था। तो ये हो गई हमारे मोटे मोटे तौर पर स्वास्थ्य की, और उसके बाद में हम बात करेंगे संचार की, राजस्थान में संचार व्यवस्था की बात करेंगे। देखो संचार में क्या, संचार व्यवस्था में क्या आता है, संचार के साधन कौन कौन से हैं? वर्तमान में संचार के कौन कौन से साधन है? मोबाइल है, इंटरनेट से व्हाट्सएप वगैरह हो गया, है ना। ये क्या है? सूचनाओं का आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे संचार के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे संचार, संचार किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करना संचार कहलाते हैं। और संचार के साधन कौन से हैं? जैसे टेलीविजन हो गया, फोन हो गया, व्हाट्सएप, ट्विटर, आजकल तो बहुत सारे हो गया, जीमेल है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना, टेलीफोन, है ना। ये सब क्या है? ये संचार के साधन है। और अखबार, किताबें, ये सब क्या है? एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान है। जैसे कि किसी ने समझो कि कोई किताब लिखी, अब उसके विचार, उस किताब को हम पढ़ रहे हैं, तो उसके विचारों को हमने पढ़ा, तो पुस्तक भी क्या, पुस्तक भी एक संचार का साधन है। टेलीविजन, न्यूज है, समाचार है, ये क्या है? ये सब संचार के साधन है। ठीक है, तो संचार के साधनों में हम बात करते हैं डाक व्यवस्था की, डाक व्यवस्था की।
देखो डाक व्यवस्था आपको पता हो तो भारत के अंदर ये 1854 में चलाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में ये भारत के अंदर चली थी, है ना। अब देखो डाक व्यवस्था के 3 साधन है। कौन कौन से? एक होता है पोस्ट कार्ड, ये आजकल बंद हो गया, है ना। एक होता है अंतर्देशीय पत्र, यानी कि विदेश में अंतर्देशीय, भारत से एक राज्य से दूसरे राज्य में, जैसे कि पोस्ट कार्ड तो क्या हो गया, राजस्थान के अंदर ही पत्र भेजना, ये तो हो गया पोस्ट कार्ड। अंतर्देशीय यानी कि राजस्थान से बाहर दूसरे राज्य में भेजना है, वो अंतर्देशीय पत्र हो गया। एक होता है पोस्ट कार्ड हो गया, अंतर्देशीय हो गया। एक होता है क्या बोलते हैं इसको, अरे वो लिफाफा अपन डालते हैं ना, लिफाफा के अंदर हम डालते हैं, उसमें मनी ऑर्डर वगैरह कर सकते हैं, पैसा वगैरह डाल सकते हैं। लिफाफा, तो लिफाफा क्या है? ये 3 साधन, डाक व्यवस्था के 3 साधन होते हैं, ठीक है। पोस्ट कार्ड हो गया, पोस्ट कार्ड के अंदर राज्य राजस्थान के अंदर, अंतर्देशीय राजस्थान से बाहर। लिफाफा के अंदर हम जैसे पैसे वगैरह डाल करके मनी ऑर्डर वगैरह कर सकते हैं, कुछ विशेष वस्तुएं होती हैं उनको हम डाल सकते हैं, तो वो क्या लिफाफा के अंदर हो गई। और भारत में यह डाक व्यवस्था है जो 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में चालू हुई थी। भारत के अंदर लॉर्ड डलहौजी ने इसको लागू किया था, ये आपको ध्यान में रखना था। और एक चीज और है, अभी जो वर्तमान समय में आपने एक योजना का नाम सुना होगा, क्या बोलते हैं उसको, सुकन्या समृद्धि योजना। ये क्या होता है? समृद्धि योजना, ये योजना भी भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। देखो ये कब चलाई गई थी? ये चलाई गई थी 4 दिसंबर 2014 को। 4 दिसंबर 2014 को ये योजना लागू की गई थी। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि 1 वर्ष से लेकर के 10 साल की जो बालिका है, उनके नाम से पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाना और उनके नाम का पैसा जमा कराना। जब उसकी उम्र होगी शादी के लायक 18 वर्ष की, तब उसको एक निश्चित राशि दी जाती है। तो ये 10 वर्ष की बालिका के लिए योजना लागू की गई है, बालिका, ठीक है। खाता खुलाया जाता है यहाँ पर डाकघर में खाता खुलवाया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना। अब इसमें 1 साल की न्यूनतम राशि, 1 वर्ष की न्यूनतम राशि, 1 साल में न्यूनतम राशि है जो आप कितनी 250 रुपए जमा करा सकते हैं। और पैसे ज्यादा हैं तो अधिकतम आप 1.5 लाख रुपए जमा करा सकते हो। 1.5 लाख रुपए आप इसमें जमा करवा सकते हो। इसमें सुकन्या समृद्धि योजना के तहत, ये योजना भारत सरकार की है, 4 दिसंबर 2014 को ये लागू की गई थी। तो ये हो गई अपनी डाक व्यवस्था। अब संचार के साथ में ही हम एक और बात कर लेते हैं, बैंक व्यवस्था की बात कर लेते हैं, बैंक सेवा की बात कर लेते हैं। बैंक सेवा के बारे में आप जानते ही हो, बैंकों का क्या काम है? ग्राहक कस्टमर के पैसे लेना, उनको जमा करना और उनको वापस जरूरतमंद लोगों को ब्याज पर देना। और अभी हम जो पैसा जमा कराएंगे तो हमारे को ब्याज कम मिलेगा, लेकिन अगर बैंक से कोई लोन लेगा, पैसे लेगा उधार, उससे ज्यादा ब्याज वसूला जाता है। और बैंक के अंदर लोकल की सुविधा भी होती है। और बैंकों के अंदर हम पैसा कैसे, हम एटीएम कार्ड के माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं और चेक के माध्यम से
हम पैसा निकाल सकते हैं और एक विड्रॉल फॉर्म भर के भी हम पैसा निकाल सकते हैं। बैंक के बारे में तो वैसे आप लोग जानते हो, बताने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में बैंक हो गया, आप संचार व्यवस्था हो गई। लास्ट में हम बात करते हैं परिवहन की। अब हम बात करेंगे परिवहन की। देखो परिवहन, देख बाहर कर देना, सूख गया है। तो परिवहन, परिवहन कितने तरह के होते हैं? परिवहन 4 तरह के होते हैं। अरे चल ही नहीं रहा भाई, का ढक्कन खुला रह गया, ये टोपी, तो ये सूख जाता है, इसलिए वो मारकर अटक गया था ना। तो हम बात कर रहे थे परिवहन की। परिवहन हमने कहा कि 4 तरह का होता है। कौन कौन सा? सड़क परिवहन, वायु परिवहन और स्थल रेल परिवहन, और चौथा होता है जल परिवहन। तो जल परिवहन हमारे राजस्थान के अंदर नहीं है। तो हम 3 जो परिवहन बचे हैं उनकी हम बात करेंगे। परिवहन में हम बात कर रहे हैं सड़क परिवहन की, एक बात करेंगे हम लोग सड़क परिवहन की, और एक हम बात करेंगे रेल परिवहन की, और एक बात करेंगे हम वायु परिवहन की बात करेंगे। सड़क परिवहन की हम सबसे पहले बात करते हैं सड़क परिवहन। तो मैं इधर लिख लेता हूं ना, सड़क परिवहन। सड़क परिवहन, सड़क परिवहन में हम बात करते हैं कि राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी। तो परिवहन को संचालित करने के लिए एक हमारी संस्था बनी हुई है जिसका नाम है राजस्थान राज्य पथ, हाँ पथ परिवहन कहेंगे या फिर परिवहन, है ना, राजस्थान राज्य परिवहन, राजस्थान राजस्थान राज्य राजस्थान राज्य परिवहन निगम। हाँ, राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब की गई है? इसकी स्थापना की गई है 1 अक्टूबर 1964 को। 1 अक्टूबर 1964 को राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना की गई है, और ये जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक सड़कें कहाँ पर है? राजस्थान में सर्वाधिक सड़कें कहाँ पर है? पहले जोधपुर में थी, पहले जोधपुर में थी, लेकिन अभी जो नए हाईवे वगैरह बने थे और नई गणना की गई थी, उसके आधार पर अभी सर्वाधिक सड़कें हैं हमारे उदयपुर जिले में। किसमें? उदयपुर में जिले में थी, और पहले किसमें थी? जोधपुर में, पहले जोधपुर जिले में थी। और न्यूनतम सड़कें वर्तमान समय में सवाई माधोपुर में है। कहां पर है? सवाई माधोपुर जिले में। और पहले कहां पर थी? पहले थी धौलपुर में। पहले धौलपुर में कम सड़कें हुआ करती थी, लेकिन अभी वर्तमान समय में सवाई माधोपुर में है। तो ये आपको ध्यान में रखना। अगर आपसे अगर पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई कहां पर है? उदयपुर में। अगर ऑप्शन में उदयपुर है तो आप उदयपुर करोगे, अगर उदयपुर नहीं है और वहां जोधपुर दे रखा है तो आप जोधपुर करोगे। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाएगा कि न्यूनतम सड़कें कहां पर है राजस्थान के अंदर, तो अगर ऑप्शन में सवाई माधोपुर है तो आप सवाई माधोपुर को करोगे, और धौलपुर है तो आप धौलपुर को करोगे। अगर दोनों ही है तो आपको सवाई माधोपुर करना होगा, क्योंकि वर्तमान समय में यहाँ पर ज्यादा सड़कें हैं। बात करते हैं राजस्थान में जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे वो कौन सा है? राजस्थान से गुजरने वाला सबसे लंबा, राजस्थान में है ना, राजस्थान में गुजरने वाला सबसे लंबा जो हाईवे है, हाईवे को क्या बोलते हैं? एनएच, है ना, नेशनल हाईवे। अभी जो वर्तमान में है वो 15 नंबर नेशनल हाईवे, सॉरी अभी जो वर्तमान में है वो 11 नंबर है। कितना है? 11 नंबर का जो हाईवे है वो सबसे लंबा। ये कहाँ से शुरुआत होती है? इसकी शुरुआत होती है अपने राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर से, जैसलमेर टू
रेवाड़ी तक। रेवाड़ी, रेवाड़ी कहाँ आता है? हरियाणा के अंदर आता है। रेवाड़ी कहाँ आता है? हरियाणा के अंदर आता है। ये राजस्थान के अंदर सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, जिसकी लंबाई है, इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूं, इसकी लंबाई है राजस्थान के अंदर 8,000, इसकी सॉरी टोटल 8,848 किलोमीटर, ये इसकी टोटल कुल लंबाई किसकी? NH11 की। ठीक है, जो कि जैसलमेर से रेवाड़ी तक निकलता है। हाँ, और सबसे छोटा, राजस्थान से गुजरने वाला सबसे छोटा छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? सबसे छोटा भी जो वर्तमान के अंदर है उसका नाम है 919, NH 919 है, जो कि सबसे छोटा है और ये केवल धौलपुर से ही गुजरता है। और ये इसकी लंबाई राजस्थान के अंदर लगभग 5 किलोमीटर ही है। 5 किलोमीटर कहाँ पर गुजरता है? ये धौलपुर के अंदर, धौलपुर जिले से गुजरता है। मात्र केवल 5 किलोमीटर ही राजस्थान में गुजरता है। ठीक है, देखो ये तो अभी जो नए NH हाईवे नाम दिया गया, नए हाईवे बनाया गया वो है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान से गुजरने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा था या है, ऑप्शन में अगर 11 है तो आप 11वां करोगे, ऑप्शन में 11 नंबर नहीं है तो पुराना जो नंबर है वो 15 नंबर NH हाईवे है। ये सबसे लंबा हाईवे गुजरने वाला था, पहले था ये, और वो है। और ऐसे सबसे छोटा था वो, इसका नाम था इगेतर बी, NH था। ये ध्यान में रखना, ये तो अभी वर्तमान में है और ये पहले था। ठीक है, तो ये ऑप्शन की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि वो हमारे से क्या पूछने वाला है। ठीक है, और एक बात और बता देता हूँ, राजस्थान में जो सबसे व्यस्तम, यानी ज्यादा ट्रैफिक कहाँ पर, व्यस्तम NH नेशनल हाईवे कौन सा है? ठीक है, तो सबसे जो व्यस्तम हाईवे है वो पहले था 8 नंबर का। कितना था? 8 नंबर का, जो दिल्ली मुंबई से गुजरता है, दिल्ली मुंबई से जो गुजरता है उसका NH 8, जो अपने ब्यावर सरद चौरैया जवाजा होकर के जो हाईवे जा रहा है उसका नाम पहले NH 8 था। अब इसके दो टुकड़े कर दिए, इसके दो टुकड़े कर दिए, एक 8 इधर रखा, एक 8 इधर रखा, 8 का आधा 4 इधर कर दिया, 5 इधर कर दिया, यानी NH 8 के दो टुकड़े कर दिए। एक को नाम दिया NH 48, एक को नाम दिया NH 58। अभी जो अपने ब्यावर और सरद चौरैया और ये जो गुजर रहा है वो NH अपने ये NH 48 है। अभी जो गुजर रहा है वो कौन सा है? अपने सरद चौरैया से, सरद चौरैया, सरद चौरैया से जो गुजर रहा है वो कौन सा है? NH 48 है। और ये 58 वाला कौन सा है? ये अजमेर से बिलवाड़ा वाला, बिलवाड़ा, अजमेर से बिलवाड़ा की तरफ जो निकल रहा है ना, ये कौन सा है? NH 48। तो आपको ये ध्यान में रखना, NH पहले 8 था, अब इसके दो टुकड़े कर दिए। अभी जो सबसे जो व्यस्त चल रहा है वो हाईवे ये चल रहा है, ये सबसे ज्यादा व्यस्त चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अपन इसके आगे बात में, सड़क परिवहन अपना हो गया, अब बात करेंगे अपन रेल परिवहन की, है ना। रेल परिवहन की, जैसे कि आपको विदित हो कि भारत के अंदर सबसे पहले ट्रेन कब चली थी? 1853 के अंदर चली थी, मुंबई से थाने के बीच में लगभग 34 किलोमीटर चली थी। उस टाइम में हमारे गवर्नर जनरल थे, अभी बताया था मैंने, लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी के समय में चली थी। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं रेल परिवहन की, बात कर रहे हैं ना, रेल परिवहन की। रेल परिवहन हो गया, देखो भारत में प्रथम रेल कब चली है? 16 अप्रैल 1853। किसके समय में? तो उस टाइम में गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी के समय में चली थी। अब राजस्थान में रेल कब चली? राजस्थान में प्रथम रेल कब चली?
तो ये 20 के 16 के 4 जोड़ो 20 अप्रैल, ये भी अप्रैल का महीना ही है ना। 20 अप्रैल 1874 में चली थी। अब देखो, देखिए एक मिनट, ये कब चली थी? ये जो चली थी, ये कहां से कहां तक चली थी? ये चली थी मुंबई से थाने तक, है ना। कहां से चली थी? मुंबई से थाने तक चली थी, ठीक है। और राजस्थान में जो चल रही है, ये जो चलेगी, ये चलेगी अपने आगरा फोर्ट से, आगरा की तरफ से आएगी, इसलिए हम उसको बोलेंगे आगरा फोर्ट टू बांदीकुई। बांदीकुई कहाँ आता है पता है आपको? नहीं, बांदीकुई आता है दौसा जिले में। कहाँ पर आता है? दौसा जिले में। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि रेल, भारत में पहली जो रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 में चली थी, लॉर्ड डलहौजी के समय में चली थी। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने के बीच चली थी। राजस्थान में रेल 20 अप्रैल 1874 में चली थी, आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच में चली थी। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन है, ठीक है। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन है। कितने हैं? 2 जोन है। अब ये 2 जोन कौन कौन से हैं? देखो, एक तो है उत्तरी पश्चिमी रेलवे, उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर। कहां पर है? जयपुर के अंदर। एक जोन तो ये है। एक दूसरा जोन है जिसका नाम है पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। इसका मुख्यालय है जबलपुर के अंदर। जबलपुर कहाँ आता है? एमपी के अंदर आता है। कहाँ आता है? मध्य प्रदेश के अंदर आता है। जो कोटा जो मंडल है, कोटा मंडल, कोटा के अंदर जो रेल चल रही है कोटा की तरफ, वो जो इस जोन के अंदर आती है। हम और अगर बात करें तो राजस्थान में 5 रेलवे मंडल है। कितने मंडल? कितने हैं? 5 रेल मंडल है। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, अजमेर और एक कोटा, और एक और कौन सा रह गया? जयपुर, जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, एक बीकानेर, है ना, बीकानेर। ध्यान रखना, उदयपुर मंडल नहीं है, उदयपुर रेलवे मंडल नहीं है। उदयपुर रेलवे मंडल है जो मेरे ख्याल से लगभग अजमेर मंडल के अंदर ही आता होगा, या फिर उधर अहमदाबाद रेल मंडल के अंदर आता होगा, ये इसमें नहीं आता है ना। तो आपको ये ध्यान रखना, राजस्थान में 5 रेलवे मंडल है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा। ये तो हो गई बात। अभी एक क्वेश्चन और बच गया है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ पर है? तो वो है उदयपुर के अंदर। मैं यही लिख देता हूँ, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल, रेलवे मॉडल कक्ष, सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ पर है? उदयपुर में, ठीक है। उदयपुर में है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय, पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र। उसका नाम क्या है? पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, यानी कि यहाँ पर रेलवे कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है। तो ये याद रहेगा कि भारत में पहली रेल है जो 16 अप्रैल 1853 में चली थी, लॉर्ड डलहौजी के समय में। राजस्थान में 20 अप्रैल 1874 में चली थी, आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक। रेलवे के 2 जोन है, उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन जिसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है, पश्चिमी मध्य रेलवे जोन जबलपुर के अंदर है, जो कोटावाड़ा इसके अंदर ही आता है।
राजस्थान में 5 रेलवे मंडल हैं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा। और भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष हमारा उदयपुर के अंदर है, और जिसका नाम है पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र। यहाँ पर रेलवे कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। और लास्ट में अब हमारा बच गया है वायु परिवहन। क्या बच गया? वायु परिवहन। तो थोड़ा सा जिक्र अपन और कर लेते हैं, उसके बाद में ये अपनी क्लास पूरी हो जाएगी, है ना। वायु परिवहन, देखो अब बात करते हैं अपन वायु परिवहन की, है ना। वायु परिवहन तो राजस्थान का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल, है ना, अंतरराष्ट्रीय जहां से विदेशों के लिए उड़ान भरी जाती है। राजस्थान का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? जयपुर तो है, लेकिन इसका नाम क्या है? इसका नाम है सांगानेर, है ना। सांगानेर हवाई अड्डा हवाई अड्डा हवाई अड्डा हवाई अड्डा कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। इसके अलावा हमारे जोधपुर के अंदर भी है, अजमेर के अंदर भी है, पर वो अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, वो सैनिक हवाई अड्डे हैं। और यात्री हवाई अड्डे भी हैं, जोधपुर के अंदर भी है, और अपने अजमेर किशनगढ़ के अंदर भी हैं, जहाँ से हवाई पट्टी बनाई गई है, जहाँ पर अहमदाबाद और बेंगलोर के लिए उड़ान भरी जाती है। तो इसी के साथ में ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, और बहुत ही जल्दी हम लास्ट जो यूनिट बची है इसकी राजस्थान अध्ययन की, हमारा राजस्थान इसका 9 पार्ट तो कंप्लीट हो गए, एक और बचा है राजस्थान की लोक कला संस्कृति, उसको भी हम बहुत जल्दी लेकर के आने वाले हैं। और इसी के साथ में ये हमारा जो सीरीज है वो पूरी हो जाएगी। और बस इतना ही, धन्यवाद।